जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अपना भरपूर ख़्याल रख रहे होंगे और सब लोगों को आज़ादी बहुत-बहुत मुबारक हो, 14 अगस्त बहुत-बहुत मुबारक हो। और आज इसी कॉन्टेक्स्ट में जो है हमने स्पेशल सेशन रखा है और आप लोगों से गुज़ारिश है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय का इज़हार भी कीजिए, क्योंकि आप लोगों की जो राय है इट्स ऑफ मिलियन डॉलर्स। ठीक है, तो हम मुख्तलिफ मौजू में बात करेंगे, पाकिस्तान के शॉर्टकमिंग्स पे बात करेंगे, वेस्ट इंडीज़ के ट्रायम्फ पे बात करेंगे और पाकिस्तान के जो फोर्थकमिंग इवेंट्स है, ट्राई नेशन सीरीज़ है यूएई से और अफ़गानिस्तान से, उसके बाद एशिया कप का चैलेंज, तो और सिनेरियोस है तो उस पर बात होगी। फिर एशिया कप के अलावा T20 वर्ल्ड कप जो अगले साल होगा उस पर बात होगी और पाकिस्तान का क्या रोड मैप है उस पर हम बात करेंगे। वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट से हम शुरू करेंगे कि देखिए, आपको याद होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब उन्होंने पूरी कोशिश की कि जो है वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ जो है T20 सीरीज़ जो है एक्सटेंड हो जाए और ओडीआई सीरीज़ ना हो, क्योंकि पाकिस्तान की निगाहें थी एशिया कप की तरफ और उससे पहले ट्राई नेशन सीरीज़ है, तो दे वांटेड कि मोर प्रैक्टिस मिल जाए उनको T20 फॉर्मेट पे, तो वो ज़्यादा विलिंग नहीं थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक मैं ये बात कर रहा हूँ कि वो ओडीआई सीरीज़ नहीं खेलना चाहते थे, वांटेड टू प्ले T20 क्रिकेट। वेस्ट इंडीज़ ऑन द अदर हैंड, बिकॉज अक्रॉस फॉर्मेट्स दे वर ब्लजंट, लेकिन ओडीआई सीरीज़ में जितनी रिसेंट हुई है they were good. तो they wanted to play ODI series against Pakistan after the three match T20 series back in Florida। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट रिसाई करना चाहते थे वो 2027 के वर्ल्ड कप के लिए। और आपको याद होगा कि बैक टू बैक जो 50 ओवर के आईसीसी इवेंट्स गुजरे हैं, 2023 का वर्ल्ड कप और 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी है पाकिस्तान में और यूएई में जो हुई, उसमें वेस्ट इंडीज़ नहीं थे। ठीक है, तो दे रियली वांटेड टू डायरेक्टली क्वालिफाई इन 2027 के वर्ल्ड कप में। और आपको याद होगा कि ओडीआई सीरीज से पहले वेस्ट इंडीज़ के हेड कोच और 2 टाइम T20 वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान टैरन सैमी ने भी इस चीज़ को क्लियर किया था कि पाकिस्तान क्योंकि ओडीआई में हाई रैंक्ड टीम है, फोर्थ पे है, तो उनके खिलाफ खेल कर हमारे लिए, और अगर हम सीरीज जीतते हैं तो हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होगा कि हम डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाए। तो अब इनके चांसेस है, क्योंकि टॉप 9 टीमों ने डायरेक्ट क्वालिफाई करना है 2027 के वर्ल्ड कप में, जो होगा जी साउथ अफ्रीका में, जिम्बाब्वे में और नामीबिया में। अब आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि साउथ अफ्रीका बेशक टॉप 9 में है, लेकिन क्योंकि वो होस्ट हो गए 2027 के वर्ल्ड कप के, तो डायरेक्टली वो पहले ही से जो है क्वालिफाई कर चुके हैं। ठीक है, इसी तरह जिम्बाब्वे की अगर आप बात करते हैं, तो जिम्बाब्वे ने भी जो है एज द होस्ट, डिस्पाइट के लोअर रैंक्ड साइड है, टॉप 10 से भी नीचे है, बॉटम पे है उससे भी, तो वो भी डायरेक्टली क्वालिफाई कर चुके हुए हैं, क्योंकि होस्ट नामीबिया अलबत्ता नहीं कर पाई अभी तक। तो ये सिनेरियो है सारा। तो वेस्ट इंडीज़ क्योंकि 27 पे भी आउट हुई टेस्ट में, तो क्रॉस फॉर्मेट से एक सेटबैक था। T20 सीरीज से अगर हम शुरू करें, तो चूँकि पाकिस्तान सीरीज तो जीत गया T20 2-1 से, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा लैप्सेस, काफ़ी ज़्यादा शॉर्टकमिंग्स मौजूद थे और वहीं से जो है बेशक कुछ प्लेयर्स उसमें नहीं थे। ठीक है, जैसे कि एक बड़ा नाम जेसन होल्टर का, जो कि वेस्ट इंडीज़ के फॉर्मर कप्तान भी रह चुके हैं, लेकिन उनका T20 सीरीज में होना किसी गोल्ड से कम नहीं था वेस्ट इंडीज़ के लिए। उसकी वजह ये है एक तो कि उन्होंने इसी सीरीज में कुछ रैकेट्स थे जो अपने नाम किए। एक तो वेस्ट इंडीज़ के मरूफ साबिक ऑलराउंडर डेवन ब्रावो, जो डीजे ब्रावो के नाम से मशहूर है, उनको सरपास किया, उनके रिकॉर्ड को सरपास किया और हाईएस्ट विकेट टेकर बने जेसन होल्टर वेस्ट इंडीज़ में T20 क्रिकेट में। और बड़े रेजिलिएंट प्लेयर रहे हैं हमेशा से, जब से आए हैं। यंग एज ही से ही वाज नेम्ड कैप्टन, मेड हिज डेब्यू बैक इन 2013 और 2015 ही में इन्होंने
कमान संभाल ली थी, तो बड़े यंग तौर पर। और वेस्ट इंडीज़ के लिए जो है अक्रॉस फॉर्मेट्स, इवन आप ये देख लीजिए कि ना सिर्फ मेंस क्रिकेट, जो वुमेन क्रिकेट है उसमें भी वेस्ट इंडीज़ जो है जीत नहीं पाते थे, बहुत रेयरली इट हैपेंड। तो ये जो T20 से एक जो मैच जीते दूसरा, तो उससे एक होप नज़र आई, और आपस में कनेक्टिविटी बड़ी नज़र आई प्लेयर्स में। आपस में एक दूसरे को बैक कर रहे थे, आइडियाज़ शेयर कर रहे थे, और यही चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि ये क्रिकेट जो है एक टीम गेम है, ठीक है? तो उसमें आपका कोऑर्डिनेशन होना, यंगस्टर्स को गाइड करना, बैक करना, ठीक है? और एक दूसरे से कंसिस्टेंटली जो है राब्ते में रहना, इट्स प्रीटी मच इम्पॉर्टेंट। तो वो नज़र आ रहा था, जिसको हम सिंपल वर्ड्स में कहें कि जान मारना। तो फाइट नज़र आई, और शमर जोसफ को जिस तरह से गाइड कर रहे थे जसन होल्डर, वो भी काबिल शिताइश था। ठीक हो गया, तो ये सारे सिनेरियो थे। उसके बाद आप ये देखें कि कॉन्फिडेंस तो बना, कॉन्फिडेंस तो मिला। ये जो फिर ओडीआई सीरीज शुरू हुई, तो उसमें पहला मैच चूँकि पाकिस्तान जीत गया, लेकिन उसमें भी पाकिस्तान में आउट हुआ जिटरी स्टार्ट रन चेस के दौरान। और वो हसन नवाज, जो कि जिनके बारे में जो है कुछ श्योर नहीं था कि उनको सिलेक्ट किया जाएगा, 5 लिस्टें मैचेस उनके थे, लेकिन लकीली फॉर पाकिस्तान ने इस तरह से कि उनको सेलेक्ट किया गया, और उन्होंने मायूस नहीं किया, क्योंकि देखिए बाकी जो बिग विग्स की वापसी हुई, डिसअपॉइंटेड, बट हसन नवाज की जहाँ तक बात थी, तो क्या बेहतरीन खेले। और हुसैन तलत, जो कि काफ़ी अरसे से जिनके बारे में बात हो रही थी कि उनको मौका मिलना चाहिए, और 6 साल बाद उनकी ओडीआई क्रिकेट में वापसी हुई, तो क्या ज़बरदस्त किस्म की 100+ रन्स की पार्टनरशिप की, और पाकिस्तान को स्टीयर किया विक्ट्री पे। और लेकिन वो चीज़ भी वेस्ट इंडीज़ के लिए एक एतमाद तक, जेडन सील्स शुरू ही से आउटसेट से ही परेशान कर रहे थे। T20 सीरीज़ में भी किया पाकिस्तान को परेशान, ठीक है? ओडीआई सीरीज़ में भी पाकिस्तान को परेशान किया। तो ये सारे सिनेरियो था। तो एक फिर आप ये देखें कि ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम में ये मैच में सीरीज हो रही थी, और आप खुद देखें, द लेजेंड हिमसेल्फ वाज देयर टू सी द विंडीज परफॉर्मेंस। ओके, तो और आप ये देखें कि हेड कोच डैरेन सैम्यूल, बॉलिंग कोच रवि राम पॉल, सारी हाउस होल्ड नेम्स है, सारों ने वेस्ट इंडीज़ को अपनी अपनी कैपेसिटी में बेहतरीन तरीके से सर्व किया हुआ है। तो ये एक चीज़ और भी थी कि देखिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया से हारे, फिर 5-0 T20 सीरीज से हारे, और बाय द वे ऑस्ट्रेलिया की विनिंग स्ट्रीक चलती आ रही थी। साउथ अफ्रीका ने बड़ा बेहतरीन कमबैक किया एनीहो। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तो वहाँ से फिर इनकी जो कमेटी वगैरह बैठी, अभी भी मीटिंग्स चल रही है। और जो तीसरा वनडे था, उससे पहले भी मीटिंग हुई थी। ब्रायन चार्ल्स लारा और सारे लोग, फिर क्लेवेन लॉयड, जो कि 2 टाइम वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान रह चुके हैं 50 ओवर में वेस्ट इंडीज़ के, वो भी थे। तो सर जोड़े गए, और चीज़ों को एड्रेस किया गया कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स है। और वैसे आप लोगों को पता ही है कि वेस्ट इंडीज़ एक रीजन है, ठीक है? उस रीजन में मुख्तलिफ आइलैंड कंट्रीज़ आते हैं। मिसाल के तौर पर आपको मैं बताऊँ, बारबाडोस एक अलग कंट्री है, ठीक है? जमैका एक अलग कंट्री है, जिसमें आपको लेजेंड्स दिए हैं, क्रिस्टोफर हेनरी गेल, ठीक है? आंद्रे रसल, जो कि अभी रिसेंटली रिटायर हुए, और 2 T20 मैचेस खेले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने ही होम ग्राउंड में, सबिना पार्क में। तो इसी तरह जो है सेंट किट्स एक अलग कंट्री है, ठीक है? और फिर आप ये देख लीजिए सेंट लूसिया, जिससे डैरेन सैमी जो है बिलोंग करते हैं, वो एक अलग कंट्री है। तो ये फिर डाइवर्सिटी आ जाती है, और उस सब को ऑर्गेनाइज करना एक एम्ब्रेला के अंदर, यानी विंडीज वेस्ट इंडीज़ के अंडर चैलेंज हो जाता है, ठीक है? जहाँ पे आप देखें कि काफ़ी प्लेयर्स फिर जो है वो देखते हैं कि लीग क्रिकेट में उनको मौका मिल रहा है, तो वो चले जाते हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि सर जोड़े गए अपने सीनियर्स पे, अपने बिग विग्स में, जो अच्छे बड़े-बड़े नाम थे, हाउस होल्ड नेम्स, उनसे कंसल्टेशंस की गई, तो अब चल रही है, ठीक है? और ठीक है, वेस्ट इंडीज़ का ये भी आप प्लस पॉइंट देखें कि बड़े क्लिनिकल थे।
उनको अंडररेट इस तरह भी किया जा रहा था कि 10वें नंबर की साइड से कह के यहाँ से भी काफ़ी लोग कह रहे थे कि 10वें नंबर की जो है टीम है। लेकिन ये बात भी हकीकत है कि जिस तरह की उन्होंने प्रोडक्टिव क्रिकेट खेली है, स्किल्स वाइज, टैक्टिकली और मेंटल स्ट्रेंथ के एतबार से भी हर महाज में देवर फार बेटर। बॉलर्स भी फार बेटर थे, बॉलिंग हमने अच्छी की पैचेस में, लेकिन फास्ट बॉलर्स ने ओवरऑल में यूज़ किया इस सीरीज़ में। और स्पिनर्स अच्छे थे, लेकिन तीसरे ओडीआई में शे होप ने जिस तरह से स्पॉइल किया बॉलर्स को और किस तरह से बैटिंग की, तो वेस्ट इंडीज़ ओवरऑल ब्रिलियंट। और जेडन सील्स एक यंगस्टर, क्या खतरनाक बॉलिंग की उन्होंने, 6 आउट किए और उस सीरीज जिस तरह वो ओवरऑल डोमिनेट किए, परप्लेक्स्ड करके रख दिया पाकिस्तान को। सो बिग बिग कंसर्न्स फॉर पाकिस्तान। और अब बात जब जैसे मैंने की शे होप की, तो जितनी आप तारीफ़ करें शे होप की वो कम है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अंडर रेटेड जेम है क्रिकेट का कंटेम्प्रेरी। 6,000 के लगभग अब रन्स हुए हैं, 50 से के करीब एवरेज है, 50 से ऊपर ही है। और 18वीं सेंचुरी की है पाकिस्तान के खिलाफ। ठीक है, इससे पहले 117 किया था, 70वीं सेंचुरी की थी इंग्लैंड के खिलाफ, ऐसे तकरीबन 9-10 महीने पहले। तो शे होप इज़ अ वेरी वेरी कंसिस्टेंट परफॉर्मर। सिर्फ मेरा ख्याल है 2017 एक वाहिद साल था, हाँ जी, 2016 में उन्होंने अपना ओडीआई डेब्यू किया शे होप ने। ये बड़ी मज़ेदार बात बता रहा हूँ आप लोगों को कि शे होप ने 2016 में अपना ओडीआई डेब्यू किया, और सिर्फ सन 2017 एक वाहिद साल है जिसमें शे होप ने सेंचुरी नहीं की। ठीक है, उसके अलावा हर साल में उन्होंने ओडीआई सेंचुरी की। कितना वो उस फॉर्मेट को पसंद करते हैं। अच्छा, दूसरे इंटरेस्टिंग बात शे होप के हवाले से मैं आपको बताऊँ कि उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के बड़े बड़े जो हैवी वेट्स हैं, ठीक है, लेजेंड्स हैं, उनके क्लब को भी ज्वाइन कर लिया है शे होप ने। क्रिस्टोफर हेनरी गेल, जमैका से ताल्लुक़ रखने वाले, 25 सेंचुरीज ओडीआई क्रिकेट में के साथ नंबर 1 पोजीशन पे है। उसके बाद ब्रायन चार्ल्स लारा, जिनके नाम से ये ब्रेन लारा क्रिकेट अकेडमी मंसूब थी, जिसमें ये ओडीआई सीरीज़ खेली गई पाकिस्तान के खिलाफ, उन्होंने जी 19 सेंचुरीज की है। तो 18 सेंचुरीज अब हो गई है जी शे होप की, और वो तीसरे नंबर पर है। उन्होंने एक और ग्रेट को सरपास किया है, डेसमोंड हेन्स को, जिन्होंने 17 सेंचुरीज की है। तो ये देखिए कितना ही बेहतरीन खेल रहे हैं शे होप। आपको याद होगा कि ट्राई नेशन सीरीज हुई थी आज से 6 साल पहले, तो आयरलैंड के खिलाफ 170 भी किया था। इतने जारहाना प्लेयर है और पीसी रहते हैं, रन मशीन है। ठीक है, रन मशीन है, और उनके रन्स वैल्यू ऐड करते हैं विंडीज के लिए। ठीक है, और मज़े की बात ये थी कि इस बार ना वेस्ट इंडीज़ में स्पिरिट नज़र आया, बड़ा स्पिरिट नज़र आया, और वो कॉन्फिडेंट थे, उन्होंने प्रेशर नहीं लिया पाकिस्तान के खिलाफ। और पाकिस्तान ने ऑन दी अदर हैंड, इसमें कोई दो राय नहीं है, प्रेशर ही प्रेशर लिया। किसी बैटर ने किसी बैटर ने जो है दिलेराना क्रिकेट नहीं खेली। हसन नवाज की एक्सेप्शन, और हुसैन तलत को आप कह लीजिए कौन बैटर है। ठीक है, और दो तीसरा ओडीआई था, उसमें तो डक ही डक थे, 0 पे 0 आउट हो रहे थे। ठीक है, और वही मुकाबला था कि कौन सा प्लेयर जो है वो जल्दी आउट हो रहा है 0 पे, और वो थे जी पाकिस्तान के कप्तान रिजवान, जो कि पहली बॉल पे 0 पे आउट हो गए। अनफॉर्चुनेट, एब्सोल्युटली अनफॉर्चुनेट। और टैक्टिकली देखिए, ठीक है, मैं मानता हूँ ऑस्ट्रेलिया में अच्छी कप्तानी हो गई रिजवान से, साउथ अफ्रीका ने अच्छी कप्तानी की, लेकिन व्हाट अबाउट हेयर यार, जो बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहा था उसका मोमेंटम तोड़ा जा रहा था। ठीक है, अब नवाज फॉर एग्जांपल अच्छी बॉलिंग कर रहा है, तो कंसिस्टेंटली करवाओ ना आप, क्योंकि डू और डाई सिचुएशन ही होती है ना। प्रेशर आप डाल रहे हो, आपको पता है कि डॉबलर्स, आपके स्लो बॉलर्स ज़्यादा डोमिनेट करते हैं इन कंडीशंस में, तो व्हाई नॉट ऑप्टिंग विद देम। फिर पार्ट टाइमर्स पे बहुत ज़्यादा रिलाई किया गया। अब साइम अयूब से आपने बॉलिंग बहुत ज़्यादा रह गई है, आपको ये भी पता है कि वो इंजरी से वापस आ रहे हैं, तो ही इज़ अ प्रीमियम बैटर ना, यंगस्टर है अभी भी, लेकिन अब देखिए उनको बहुत ज़्यादा चांसेस मिले, तो तब जाके एक फॉर्म में वो आए थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने फॉर्म पकड़ी, साउथ अफ्रीका में भी उन्होंने
अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो इंजरी हो गई, लेकिन वो फॉर्म पकड़ ली थी उन्होंने, लेकिन मौके भी बहुत मिले थे। फिर अब वो शेप में नज़र नहीं आया, हालांकि उन्होंने एक 50 की थी, लेकिन उस तीसरे T20 में अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान, बाकी अब्दुल्ला शफीक ने भी वो उस तरह से परफॉर्म नहीं किया जिस तरह से उनसे होप्स थी, उम्मीदें थी कि वो उस तरह से परफॉर्म करेंगे। और मैं फिर शे होप की तारीफ़ करूँगा यार, क्या बेहतरीन बैटर है और अंडररेटेड जेम है, सीधी बात है, अंडररेटेड जेम है। और आपको याद होगा PSL भी खेल चुके हैं शे होप। तो ये सारे सिनेरियो है। गोदाकेश मोती ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, और रोस्टन चेस, अच्छा जी ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब पाकिस्तान के ऑलराउंडर से उठा ले और वेस्ट इंडीज़ के ऑलराउंडर से उठा ले, तो जो हमारे ऑलराउंडर्स थे वो प्रॉपर ऑलराउंडर तो थे नहीं, ठीक है, मतलब दोनों डोमेन्स के में ग्रिप नहीं थी। ऑलराउंडर्स का मतलब ये होता है ना कि स्पेशलिटी हो हर हर डोमेन में, बैटिंग भी अच्छी करते हो, बॉलिंग भी अच्छी करते हो, फील्डिंग भी बेहतरीन होती हो। तो देखिए 26 की मोती की एवरेज है गोदाकेश की, कितनी अच्छी बैटिंग की पहले ODI में, डेथ ओवर्स में वेस्ट इंडीज़ को एक सहारा दिया, संभाला दिया, ठीक है ना, कि इतने रन्स दिए कि प्रेशर डाला पाकिस्तान में। वैसे तो प्रेशर वैसे ही था पाकिस्तान पे बिला वजह का, अनफॉर्चुनेट। फिर इसी तरह रोस्टन चेस ने दूसरा ODI जिस तरह जिताया और तीसरे में भी 30+ रन स्कोर किए। और देखिए पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम यही रह रहा है पिछले कोई 2 3 4 सालों से, कि छोटे छोटे मौके जब उनको मिलते हैं उनको कैप्टिवेट नहीं कर पाते, ठीक है। उन जो बेनिफिट्स मिलते हैं छोटे छोटे, उनको लार्ज सक्सेस में कन्वर्ट नहीं कर पाते। इट्स अ बिग डील। और आप देखें काफ़ी प्रॉब्लम्स रहे, आपने हेड कोचेस चेंज किए, रोटेशन पॉलिसीज़ हुई, कप्तान चेंज हुए। फिर आप T20 क्रिकेट में देखें सलमान अली आगा को कप्तान बनाया गया और कप्तान बना के उनको T20I फॉर्मेट में डेब्यू करवाया गया। माना कि 2013 से डोमेस्टिक खेल रहे हैं ये, लेकिन फिर बहुत से ऐसे जेम हैं जो डोमेस्टिक खेल रहे थे, नहीं उनको मौका मिला। रिफ़तुल्लाह मोहम्मद, मैं आपको बताऊँ 2015 में 39 की एज में T20 क्रिकेट में डेब्यू उनका हुआ था। 1996 से वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे थे, पेशावर रीजन ही से थे, रिजवान की टीम में ही से थे, ठीक है। इस तरह रिजवान की टीम में से इसरारुल्लाह एक बड़े कॉम्पिटिटिव लेफ्ट हैंडर बैटर थे। तो बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं अगर बात करें हम। अनफॉर्चुनेट है, लेकिन आगा एज अ कैप्टन ऑफ T20 क्रिकेट, फिर एज एन ऑलराउंडर अंडरस्टैंडेबल नहीं है, क्योंकि मोहम्मद हफीज़ वाला दौर नहीं है। मोहम्मद हफीज़ भी छठे बॉलर थे टीम के, लेकिन उन्होंने अपने आप को प्रूव किया, अपना मेटल प्रूव किया। और ठीक है, नबी तुली बॉलिंग करते थे और लेफ्ट हैंड के अगेंस्ट बहुत इफेक्टिव होते थे और उनको कई बार फ्लमक्स्ड कर देते थे, ठीक है। तो आगा ने शर्फिन रदरफोर्ड के खिलाफ कितनी उन्होंने बैटिंग किया, शर्फिन रदरफोर्ड ने, लेफ्ट हैंडर ने, दूसरे ODI में भी। तो छोटी छोटी बातें। फिर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि जितने भी प्लेयर्स खेल रहे थे, ये 34 साल से कम की एज के हैं क्रिकेटिंग कॉन्टेक्स्ट में। तो 91 में लास्ट टाइम था कि विंडीज जीते थे पाकिस्तान के खिलाफ ODI। अब आप 91 से ऑनवर्ड्स देखें कितने बड़े बड़े प्लेयर्स खेले वेस्ट इंडीज़ में, ठीक है। ब्रेन लारा खेले, ठीक है, शिव नारायण चंद्रपॉल खेले हैं, रमेश सरवान खेले हैं, ठीक है। फिर आप देख लीजिए इसके अलावा क्रिस्टोफर हेनरी गेल खेले हैं, ठीक है, उनका डेब्यू नहीं हुआ था, तो ODI सीरीज नहीं जीते। और ये जिस कहा जाता है कोई टीम ही नहीं है वेस्ट इंडीज़ की, उन्होंने ब्लेजेंड करके रख दिया। तो ये कितना बड़ा कंसर्न है। और आप ये देखें ना, रिग्रेशन का जो सिलसिला है ना जी, वो चलता जा रहा है, वो चलता जा रहा है, वो थम ही नहीं रहा, थम ही नहीं रहा। और ये बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि देखिए आगे बेशक T20 क्रिकेट आपने ज़्यादा खेलनी है, लेकिन अक्रॉस फॉर्मेट्स मसले हैं। फिर अगर आप टेस्ट क्रिकेट भी जो है आप अपनी पसंद की पिचेस से जीत रहे हो, और उसमें आप ट्रैप भी, और वेस्ट इंडीज़ ने बल्कि उसमें भी आपको हराया था मुल्तान में। वो वेस्ट इंडीज़ 27 पे भी आउट हुई फिर ऑस्ट्रेलिया से। तो देखिए अक्रॉस फॉर्मेट्स मसला है, हर चीज़ का मसला है।
और फिर आप ये देखें जो डिबेट हुई चीज़ों की वो ये थी कि पोस्ट जब मैच ख़त्म हुआ, जब मुसाफ़ा हुआ प्लेयर्स का दोनों टीम्स के आपस में, तो तस्वीर वायरल हुई जिसमें पाकिस्तान के जो बड़े प्लेयर्स हैं, महान प्लेयर्स हैं, वो हँस रहे थे, यानी कोई विक्ट्री डिफीट का कोई वो इफ़ेक्ट नहीं नज़र आया उन पे। तो ये आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये क्या चीज़ थी, ठीक है। तो पाकिस्तान की क्रिकेट जिस वर्ज पे जा रही है जी, कंसर्न है बहुत ज़्यादा, और पता नहीं ये कंसर्न जो है वो किस तरह से सही हो गए, ठीक हो गए। यू नो काफ़ी लंबी जर्नी है, और किस तरह से रिबाउंड करता है पाकिस्तान, पता नहीं क्या होगा, किस तरह होता है। बाकी वेस्ट इंडीज़ के लिए इट्स अ गुड साइन, वेरी वेरी गुड साइन। और आप ये देखें कि आप वेस्ट इंडीज़ के ये नहीं कह सकते, इंग्लैंड से अगर वो जीते थे तो इंग्लैंड के कुछ प्लेयर्स थे जो कि फ्रेंच प्लेयर्स थे, बट इट डजेंट मेक एनी सेंस, कॉम्पिटिटिव टीम थी वो भी। तो पाकिस्तान के तो बिग विग्स वापस आए थे, ठीक है। रिजवान वापस वापस आए, बाबर आजम वापस आए, शहीन शाह वापस आए, नसीम शाह वापस आए। पाकिस्तान क्रिकेट रिग्रेशन की तरफ जाती जा रही है, और ये कोई अच्छा साइन क्रिकेट के लिए ही नहीं है, मजाक नहीं है। फिर जो कप्तान बनता है उसमें तसलसल नहीं है। अब देखिए, मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या होगा पाकिस्तान क्रिकेट का। अलबत्ता ये ज़रूर है कि होप ज़रूर की जा सकती है। और बाकी अब हम आगे बढ़ते हैं, तो इटली की टीम के हवाले से भी थोड़ी बात कर लेते, क्योंकि जब क्वालिफाई इन्होंने किया था T20 वर्ल्ड कप के लिए, तो शुरू के दिनों में कुछ बातें हुई थी इनसे। वैसे तो मैं आपको आगे भी बता चुका हूँ कि इटली की जो क्वालिफिकेशन है उसमें काफ़ी हद तक जो सहरा जाता है, जो बंस को जाता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर बैटर रह चुके, और 23 टेस्ट मैचेस में रिप्रेजेंट कर चुके हैं, नुमाइंदगी कर चुके हैं ऑस्ट्रेलिया की। और बड़ी इमोशनल स्टोरी इस तरह से है जो बंस की कि इनके भाई का कोई 2024 की इब्तिदा में आउटसेट में इंतकाल हो गया था, और वो इटली से खेलते थे क्लब क्रिकेट, डोमिनिक उनका नाम था, और 85 जर्सी नंबर वो पहनते थे। और उनकी अम्मा का ताल्लुक भी क्योंकि इटली से था, तो उन्होंने ही डिसाइडेड कि वो ट्रिब्यूट के तौर पर जो है अपनी अम्मा को और अपने भाई को वो इटली को रिप्रेजेंट करेगा एज अ ट्रिब्यूट। और फिर सिंस देन इटली ने अच्छा किया, यूरोपियन टूर्नामेंट जो था आईसीसी का क्वालिफायर, उसमें जो है दे वर वेरी क्लोज, जर्सी बड़ी क्लोज थी इवन, लेकिन नेट रन रेट बहुत मतलब एज किया, क्या कहते हैं, इटली ने। और वो दूसरी टीम बने नीदरलैंड्स के बाद जो कि क्वालिफाई कर चुके वर्ल्ड कप 2026 के लिए। तो इटली क्योंकि फुटबॉल मैड नेशन है, और वहाँ का फुटबॉल का जो खेल है बड़ा मकबूल है, वहाँ के जो कल्चर है, लाइफस्टाइल है, वहाँ की फैशन जो है काफ़ी ज़्यादा मकबूल है। वहाँ का पिज़्ज़ा सिग्नेचर है, ठीक है, वहाँ की जो आइसक्रीम है वो सिग्नेचर है, तो सब कुछ है। तो ये लेकिन इंटरेस्टिंगली मैं ये बात पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जो एसी मिलान जो मशहूर ज़माना फुटबॉल क्लब है आज के दौर में, स्टार्टेड फ्रॉम क्रिकेट एक्चुअली। तो क्रिकेट एक तरह से रिटर्न हुई है इटली में, और देखना ये है कि कितना इम्पैक्ट क्रिएट करती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की क्रिकेट टीम ने। तो पाकिस्तान को आउटप्लेट कर दिया था, और सुपर ओवर में भी ब्लजेंट कर दिया था। तो हाँ, पाकिस्तान शुड डू वेल नाउ, पाकिस्तान रियली नीड टू डू वेल। चीज़ें अच्छी नहीं जा रही, और अच्छा साइन नहीं है। बाकी ज़्यादा बात है सरफराज अहमद की, तो क्योंकि पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस जिस तरह से जा रही है तो लोग सरफराज को भी याद कर रहे। 2017 इसमें कोई शक नहीं है
कि चैंपियंस ट्रॉफी जीते, और सरफराज की जो कप्तानी थी एनिमेटेड थी, काफ़ी ज़्यादा जो एंगेज रहते थे अपने प्लेयर्स के साथ, और यही वजह होती थी कि गुस्से भी हो जाते थे प्लेयर्स को। लेकिन रिजल्ट तो आता था। T20 सीरीज़ भी आप देखें, विनिंग स्ट्रीक कंटिन्यूसली था, ठीक है, लेकिन लैप्सेस वहीं वहाँ पे भी थे, ऐसा नहीं था। लेकिन ये रिग्रेशन का जो सिलसिला है की नई वेव आई है, ये अनबिलीवेबल है कि आप देखिए 202 रन से हार गए वेस्ट इंडीज़ की इस टीम से, जिससे आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बट दे वर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। वी रियली नीड टू फाइंड वेज, डोनाल्ड ट्रम्प से निकलने की अशद ज़रूरत है। अब आप ये देखें कि आगे अफ़गानिस्तान को खेलना है हमने शारजाह में, यूएई होगी, तो अफ़गानिस्तान ने आगे हमें T20 सीरीज़ में 2-1 से हराया हुआ है, तो खैर ही हो बस। और एशिया कप में पाकिस्तान का क्या प्रोस्पेक्ट होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल क्या है, सलमान अली आगा के साथ आप कप्तानी करेंगे, आप लोगों को क्या लगता है? अपनी राय का इज़हार करें। और अब ये देखें कि वेस्ट इंडीज़ की जो ये टीम है ना, मुझे लगता है कि ये सीरीज़ विन से ना इन बहुत बहुत ज़्यादा एतमाद आएगा, और ये शे होप एक बहुत बड़ी होप है वेस्ट इंडीज़ के लिए। एक बेहतरीन कप्तान है, बैटिंग तो करते ही अच्छी है, लेकिन ये है कि जिस तरह से उन्होंने कप्तानी की है T20 सीरीज़ में भी ठीक हो गया, फिर इसी तरह ओडीआई सीरीज़ में भी, तो काबिल तहसीन है। जितनी तारीफ़ की जाए शे होप की कप्तानी की भी, बैटिंग की तो है ही ना जी, क्लास प्लेयर है, क्लास प्लेयर है। किस तरह की ड्राइव्स खेलते हैं, किस तरह की शॉट्स की एग्जीक्यूशन करते हैं, क्रंची शॉट्स मारते हैं, डाउन द ग्राउंड बहुत अच्छे हैं, तगड़े। और सबसे बेहतरीन जो चीज़ लगी ना यहाँ पे, ग्राउंड फील्डिंग वेस्ट इंडीज़ के फील्डर्स की आउटस्टैंडिंग थी। रोस्टन चेज़ हो, गोदाकेश हो, कोई भी हो, एवरीबडी वाज मेकिंग लेवल बेस्ट, कमिटमेंट 100%। छोटी छोटी चीज़ें होती है, डेट डज मैटर, वो आपके मोराल को अप ले जाती है। तो वही चीज़ हुई, और आप ये देखें कि इट वाज क्वाइट ब्रिलियंट फॉर वेस्ट इंडीज़, और जितने भी उनके बड़े थे सर जोड़ के बैठे हुए थे। और इम्पोर्टेंटली उनके जो फैंस थे, देखिए एक एक रन वेस्ट इंडीज़ के बैटर्स का, और एक एक आउट जो वो कर रहे थे, और एक एक रन जो वो रोक रहे थे, उसको चेयर कर रहे थे। ये सारा सिनेरियो था। बाकी पाकिस्तान की टीम, जो कि एक बड़ी टीम है, और पाकिस्तान एक बिग विग है क्रिकेट की दुनिया में, तो वी होप के चीज़ें पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, और मामला एड्रेस हो, और क्योंकि जो पैशन है, टैलेंट है, वो अपनी जगह बहुत है पाकिस्तान में, उसको रिफ़ाइन करने की ज़रूरत है, और ये सारा सिनेरियो है। आप लोग अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और आप लोगों से मुतबाना गुजारिश है कि चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, और अपनी राय का इज़हार करें। बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप लोग, अपना ख्याल रखिए, और आज़ादी मुबारक।